बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। ये नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत सिंपल इसका मतलब है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसमें से डीएनए कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल या इसको मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जबकि प्रोटीन इसको सपोर्ट करता है। ये डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए पर कॉपी करता है, फिर वो आरएनए 3 तरह का हमने पढ़ा, वो सब मिलकर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन बनाते हैं। इस सारे मामले को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब डिफाइन कैसे करें? Transfer of information from DNA to RNA and from RNA to protein synthesis is collectively termed as central dogma. यानी इंफॉर्मेशन पहले डीएनए से आरएनए में मुंतकिल हुई है, फिर उस आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस में मुंतकिल हुई है। इस सारी इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और ये सेंट्रल डोग्मा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन ये वो मरहला है जब डीएनए से प्रोग्राम आरएनए पर मुंतकिल होता है। दूसरा ट्रांसलेशन कहलाता है, और इस ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए पर जो इंफॉर्मेशन मुंतकिल हुई थी उसके मुताबिक प्रोटीन में अमाइनो एसिड को तरतीब देना। और हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड है कि किसी प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड हैं, कौन कौन से हैं, सीक्वेंस क्या है। ये सारी सीक्वेंसिंग ये करता है। अच्छा, पहले ट्रांसक्रिप्शन को सरसरी समझ लेते हैं, फिर इसके मानी भी आपको बताते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, या सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसको भी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है, इस पर एक लम्हे के लिए गौर करें तो आपको एक और बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी। स्क्रिप्ट आपने सुना है ना? स्क्रिप्ट हाथ से लिखी तहरीर होगी। आजकल हाथ से लिखना जरूरी नहीं, मतलब आपके दिलो दिमाग में जो है वो किसी जगह पर आप तहरीर करते हैं, चाहे बोर्ड पर लिखें, कॉपी पर लिखें, अपने दिमाग से जो लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। और इस स्क्रिप्ट की नकल करने को ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। अभी मैं बड़े आराम से बताता हूँ, आप सुन लें। इस वक्त मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ, कहीं देख के तो नहीं लिख रहा ना, तो मेरा लिखा हुआ क्या लगेगा? स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कहलाएगा। और मैंने जो लिखा वो आपने अपनी कॉपी में उतारी तो वो होगा ट्रांसक्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा, आपने ट्रांसक्रिप्ट। तो अब यहाँ पर आ जाए, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ? डीएनए पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसकी नकल आरएनए पर हो रही है। तो आरएनए का जो प्रोग्राम है वो उसका अपना नहीं है, तो इसलिए डीएनए की लिखाई को तो हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं, लेकिन डीएनए से जब नकल बन जाए, फोटोकॉपी हो जाए आरएनए के स्वरूप में, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। समझ आ गया ये? जी जी हाँ। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट होकर 3 तरह के आरएनएस बने थे। ये मैसेंजर आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए और ये टीआरएनए। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये 3 आरएनएस मिलकर प्रोटीन कैसे बने, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अपनी डिटेल रखता है, वो आगे जिस चैप्टर में इसका जिक्र आएगा वहाँ बताएंगे। अभी में हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन का भी एक जरा फर्क समझिए। वैसे तो बहुत सिंपल सा लफ्ज़ है ना, तर्जुमा, और हमारी अमूमन रिवायत ये रही है कि तर्जुमा कहो तो या तो उर्दू से इंग्लिश बनाओ या इंग्लिश से उर्दू, लेकिन तर्जुमा का मतलब बहुत वसी है। ट्रांसलेशन बाय एक्शन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा आप बैठ जाएं, आप बैठ गई, तो इसका मतलब मेरे वर्ड्स का आपने एक्शन के जरिए ट्रांसलेशन किया। जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है किसी के कहने पर, वो भी ट्रांसलेशन बाय एक्शन। यहाँ ट्रांसलेशन बाय एक्शन आपको सरसरी तौर पर मैं ये बताता हूँ। फर्ज करें ये हमारा डीएनए है, डीएनए के एक इंटेक्ट पीस को जीन कहते हैं। मसलन इसमें तरतीब इस तरह से थी
ATCGATC। तो इधर की मालूमात हो तो आप इधर भी रख सकते ना खुद, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है। ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी ए जी। और यहाँ ए से मुराद एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये याद रखना, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। अच्छा, अगर हम इसकी कॉपी करें आरएनए के ऊपर तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए की जगह ये भी उल्टा हो जाएगा ना, अक्स लिखा जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन आरएनए के ऊपर टी नहीं होता है तो इसलिए क्या लिखेंगे, यू, इधर यहाँ पे ए, इधर जी, सी, यू, ए और जी। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब ये mRNA आ गया जी। फर्ज करें ये हमारा सेल है, इस सेल में ये राइबोसोम है, यहाँ अमाइनो एसिड हैं, यहाँ से tRNAs ने अमाइनो एसिड को अपने ऊपर लोड करके इधर लाना है। तो इसकी तफसीलात लंबी हैं, मैं शॉर्ट कर। सबसे पहला जो एक्शन होगा इस ट्रांसलेशन का वो ये होगा कि एक खास tRNA एक खास अमाइनो एसिड को अपने 3' एंड पर जोड़ेगा। अगर आपको याद हो तो tRNA इस तरह से था, 3 लूप से, और ये 3' एंड बाहर को निकला हुआ था। यहाँ पर क्या मौजूद था, ACC जी, ACC। अगर ऊपर से पढ़ो तो ACC, नीचे से पढ़ो तो CA, और इधर क्या था, G था, आखिरी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ G है तो इधर भी C होगा। बहरहाल इसका ये हिस्सा कहलाता था एंटीकोड, मसलन AUG, फर्ज करें ये एक एंटीकोड है। जब भी ये एंटीकोड होगा तो इधर जो अमाइनो एसिड जुड़ेगा उसको कहते हैं मेथियोनिन, शॉर्ट करके मेट के। मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, उसका एंटीकोड ये है, ये जुड़ गया इधर। किसने जोड़ा, अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज नाम के एंजाइम ने इसको जोड़ दिया। तो समझो साइटोप्लाज्म में एक tRNA लोड हो गया, किसके ऊपर, tRNA। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर tRNA का ये एंटीकोड अलग हो सकता है, और जैसा यहाँ कोड होगा वैसा उसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होगा। अब ये चल के आया किसके पास, राइबोसोम के साथ। लेकिन इसके आने से बहुत पहले राइबोसोम के दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग रहते हैं आमतौर पर। उसके स्मॉल सब यूनिट पर ये 3 पोर्शंस हैं, इनको अच्छी तरह याद रखें। ये स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट अभी जुड़ा नहीं है। इसके साथ इसके 3 साइट्स हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए फॉर अमाइनो असाइल साइट, पी फॉर पेप्टाइडल साइट, ई फॉर एग्जिट साइट। इसके साथ एक एंजाइम होगा जिसको कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1। एंजाइम है इनिशिएशन फैक्टर 1, वो इस mRNA को इस तरह से जोड़ता है कि उसके 5' एंड की तरफ का पहला कोड P साइट पर अपीयर होगा, दूसरा कोड A साइट पर अपीयर होगा। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अगर हम पहले कोड का जिक्र करें ये P साइट पे हुआ, दूसरे का जिक्र ना करें तो हो सकता है किसी के जहन में आए कि इधर से जुड़ गया हो, इधर से जुड़ेगा भी तो पहला तो उधर आएगा ना, तो दूसरे कोड का मेंशन करना जरूरी है। ये किस तरह जुड़ा, ये 3' एंड है, 5' एंड है, ये 3' एंड है। इनिशिएशन फैक्टर 1 ने mRNA को स्मॉल सब यूनिट के साथ इस तरह से जोड़ा है कि उसके 5' की तरफ का पहला कोड P साइट पर अपीयर हुआ है, दूसरा कोड A साइट पर। तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे कोड्स किस साइड पे होंगे, ए साइड ही की तरफ बाहर होंगे। ये जुड़ गए। जुड़ते ही इसका यहाँ जो कोड था उसका एंटी कोड वाला tRNA इधर आके बैठ जाएगा। मसलन ये कोड था, फर्ज करें इसका उलट करें UAC, ये कोड है। तो इसको एक और एंजाइम इनिशिएशन फैक्टर 2 इसको लाके इधर बिठाएगा। ये इस तरह से बैठ गया। इसके ऊपर अमाइनो एसिड तो जुड़ा हुआ है। जो ही अब ये 3 चीजें मिल गई, क्या क्या मिला, स्मॉल सब यूनिट, mRNA और एक tRNA। जो ये 3 जुड़ जाएंगे तो इनिशिएशन फैक्टर 3 एक और एंजाइम लार्ज सब यूनिट को लाके इधर बिठाएगा।
अब ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इन सबको। जो ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ तो एक और एंजाइम है इनिशिएशन फैक्टर 4, वो जो ए साइड पर जो कोड अपीयर हुआ था उसका मुतलका टीआरएनए इधर बिठाएगा। अब मैं टीआरएनए को ऐसा बनाऊं, इसके ऊपर भी अमाइनो एसिड होगा। अब क्या हुआ, 2 टीआरएनए साथ साथ खड़े हैं और सर पे क्या उठाया हुआ है, अमाइनो एसिड अलग अलग। जो ये दोनों बराबर खड़े हो जाएंगे, पी साइड से एक एंजाइम उभरेगा, यानी वो पी साइड पर लगा हुआ समझो एंजाइम अमाइनो पेप्टाइडेज, वो इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाएगा। अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड। जो ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पहले टीआरएनए का राबता अपने अमाइनो एसिड से खत्म हो गया, यानी वो बॉन्ड टूट गया। उस बॉन्ड के टूटते ही ये टीआरएनए अब इस कोड पर नहीं रह सकता, लिहाजा ये यहां से भी अलग हुआ। अब पहले टीआरएनए की हालत क्या हो गई, ये ऊपर से भी खाली हो गया है और नीचे से भी अलग हो गया। अब ये अलग हुआ था तो एलोंगेशन फैक्टर 1 नाम का एंजाइम इसको धक्का देगा टुवर्ड्स 3' धक्का देगा तो क्या होगा, पहला कोड जो कहां मौजूद था अभी तक पी साइड पर, वो किधर आएगा, ई पर। दूसरा कोड ए वाला पी पर, और जो कोड बाहर था वो ए पर आएगा। नहीं समझे, इसको धक्का दिया जा रहा है ना उस तरफ। धक्का देने से क्या होगा, धक्का इतनी तेजी से मत समझो, फिलहाल बहुत स्लो है, लेकिन हमारी सोच से बाहर तेजी है ये, हम समझाने के लिए इतना कह रहे हैं। एक जरा सा धक्का दिया, ये कोड आ गया इधर ई साइड पर, ए वाला कोड आ गया पी साइड पर, जो कोड बाहर था वो आ गया ए साइड पर। अब इसकी हालत ये हो गई, ये पूरा सिस्टम है ये हुआ है। पहला कोड कौन सा था, यूएसी, बल्कि यूएससी था, ये इधर आ गया। दूसरा कोड XYZ जो भी था वो इधर आ गया। अब इस दूसरे कोड पर टीआरएनए अभी भी लगा हुआ है, लेकिन इस टीआरएनए के ऊपर कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 2 है। एक तो इसने खुद लाया था, एक पहले वाला भी इसके साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ पर ए साइड पर एक और कोड अपीयर होगा ना, उस कोड का एंटी कोड वाला टीआरएनए जो ही इधर खड़ा होगा, ये आके इधर बैठ जाएगा। यही वो मरहला है जिसको ये जो थीटा लूप था ये मदद करता है। थीटा लूप बताता है कि तुम्हारा कोड आ गया है, अब जाके बैठ जाओ। अच्छा, इसके सर पर भी टीआरएनए अमाइनो एसिड मौजूद है। जो ही ये खड़े हो गए, इधर से पेप्टाइडेज बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाते ही अगला ऊपर अमाइनो एसिड से भी अलग हो गया, नीचे कोड से भी अलग हुआ, एक धक्का हो गया। अब यहाँ क्या होगा, धक्का लगता जाएगा और आखिर में सिचुएशन अजीब हो जाएगी। कैसी हो गई है, ये समझो हमारा स्मॉल सा पीरियड है, बस समझने का ये आखिरी पॉइंट है बजाय। पूरा एमआरएनए अब इस तरफ को आ चुका है, इस कोड के ऊपर से अब टीआरएनए हट चुका है, इस कोड के ऊपर टीआरएनए मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक अमाइनो एसिड नहीं है बल्कि सैकड़ों अमाइनो एसिड है, कई अमाइनो एसिड की चेन बन चुकी है। अब आखिर में जो ए साइड था उधर एक ऐसा कोड आया जिसका एंटी कोड था ही नहीं। ऐसे टोटल 3 कोड्स हैं जिसके एंटी कोड नहीं है, उनको कहते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कहते हैं। मसलन इनमें से एक है UAA, इसका कोई एंटी कोड वाला टीआरएनए नहीं। जब एंटी कोड वाला टीआरएनए नहीं होगा तो क्या आप कोई टीआरएनए इसके ऊपर बैठेगा? नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो चेन तो खत्म हो गई। अब धक्का लगा, ये आगे गया, ये अलग वो अलग, अमाइनो एसिड की चेन अलग है। और अमाइनो एसिड की ऐसी चेन को क्या कहते हैं हम? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन भेजी जाएगी किधर? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज में वहां इसकी प्रोसेसिंग होकर फाइनल प्रोटीन बनेगा। तो ये है जी प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। समझ आ गया? अभी भी मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, अब इसकी तफसीलात काफ़ी सारी हैं, वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ एक इसका समझो क्या कहेंगे सेंट्रल आइडिया मालूम करना था कि ये कैसे होता है।
तो अब यहाँ पर आप गौर करें तो एक चीज समझ में आई, क्या ये अमाइनो एसिड्स अपनी मर्जी से इधर हुए हैं? तो किसने ये तरतीब मेंटेन की? mRNA। और mRNA पर ये तरतीब कहाँ से आई? DNA से। तो मरकजी मॉलिक्यूल DNA हुआ कि नहीं हुआ? इस पर जो लिखाई थी वो mRNA पर आई, mRNA ने उसी लिखाई के हिसाब से अमाइनो एसिड को तरतीब दिया। सर स्टॉप कोडॉन भी DNA पर ही होगा? जी जी, DNA से कॉपी हो जाएगी। मैंने कहा ना, आपको बताएंगे जेनेटिक कोडॉन बताएंगे, 64 टोटल कोड्स हैं जेनेटिक कोड, उनमें से 3 कोड्स को स्टॉप कोडॉन कहते हैं, क्योंकि उनके जो कह सकते हैं आप कंप्लीमेंट्री tRNAs नहीं होते, इसलिए उनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। वो 3 हैं। आगे ये समझ में आ गया? यस सर। तो इसके साथ आपको सेंट्रल डोग्मा का एक सरसरी आइडिया हो गया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा? खामोशी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ये निकल रहा है, वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आपको से अगर मैं ये पूछूं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कितनी अक़साम है तो क्या बताएंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेल या जानदार में पाए जाते हैं उनकी कितनी अक़साम है? 5। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स, है ना जी? इसमें से विटामिन को हमने नहीं पढ़ा, नजरअंदाज किया समझो, क्योंकि वो बहुत कम थे। पूरा सेल जिन मॉलिक्यूल से, मेन मॉलिक्यूल से बनता है ये 4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। और इन सब की अपनी कंपोजिशन थी, अपनी स्ट्रक्चर थी, अपने फंक्शन थे। तो हम कह सकते हैं ये अलग अलग कबीले हैं मॉलिक्यूल्स के, या अलग अलग समझो कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं। लेकिन ऐसे ही 2 डिफरेंट क्लासेस आपस में मिल जाए तो एक नई शक्ल वजूद में आती है, उसको कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कंजुगेशन पेयर को कहते हैं, बेसिकली तर्जुमा तो ये है। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें भी पसंद नापसंद है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड से मिल जाते हैं तो इससे बनते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ग्लाइको एब्रिविएट किया गया है ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की जान है और लिपिड को पूरा कर दिया। तो ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब हुआ? When a carbohydrate molecules chemically reacts with a lipid and forms a new variety, that is called glycolipid. तो हम इसमें कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एक क्लास है, लिपिड्स एक और क्लास है, जबकि ग्लाइकोलिपिड्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ये तीसरी क्लास बन गई है। इसमें दोनों की खूबियां समझ आ गया। इसी तरह दूसरा ग्रुप है जी कार्बोहाइड्रेट्स, कंडेंसेशन के जरिए मिलेंगे जी। कंडेंसेशन में जितने भी केमिकल रिएक्शंस मुमकिन है वो हो जाएंगे। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन्स हैं, इनको मिलाओ तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएंगे। सिंपल है। ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते थे, जो बाहर की तरफ प्रोटीन निकले हुए थे उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ते थे। इन्हीं को हम बात एंटीजेंस भी कहते थे, सेल के मार्कर भी कहते थे, है ना? वही। तीसरा है प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स। जब ये मिलते हैं तो क्या बनते हैं? लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स कहलाएंगे। ये लिपोप्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा है। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन तो लिमिटेड थे सेल मेम्ब्रेन में, लिपोप्रोटीन्स बहुत ज्यादा है। और एक और क्लास है प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स। इनको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यहां पर एक बात आप गौर करें, न्यूक्लिक एसिड्स की सिर्फ प्रोटीन के साथ एफिनिटी है। न्यूक्लिक एसिड ना लिपिड्स के साथ कोई बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के साथ, इसलिए न्यूक्लियो ग्लाइको न्यूक्लिक एसिड्स नहीं कहा।
और या न्यूक्लियोलिपिड्स भी नहीं कहा, हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल सिर्फ किसके साथ बनाते हैं, प्रोटीन के साथ। ये कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो हिस्टोन और डीएनए मिला था तो न्यूक्लियोसोम कहा था ना, ये उसकी मिसाल। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।